थे, क्योंकि जब हम बात हेपेटाइटिस की करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने प्रकारों के बारे में समझा कि 4 से 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट हम करना चाहें तो इनमें फ़र्क क्या होता है और सबसे खतरनाक कौन सा रहता है? ये हेपेटाइटिस को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक तो है हेपेटाइटिस ए और ई, जो खाने के पदार्थ से और गंदी चीज़ें खाने से होता है, जो कि शॉर्ट लिमिटिंग इलनेस होती है, जो 15 से 20 दिन, 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। 99% मरीजों को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के लगभग 2 से 4 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, बिना किसी खास इलाज के। पानी की कमी, उल्टी की दवाइयाँ, बस यही सब ज़रूरत होती है। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सवाल है, ये बीमारियाँ कभी कभी गंभीर बीमारी का रूप हासिल कर सकती हैं, जो कि लंबे समय में आपके 15 से 20 साल के गैप में आपके लिवर को इतनी नुकसान पहुँचा दे कि आपको लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। इनका शरीर में पहुँचने का रास्ता खून के जरिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, गंदी सुइयों का इस्तेमाल करने से, जैसे HIV के जो नॉर्मल HIV वायरस के जो रास्ते होते हैं, उस तरीके से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आपके शरीर में एंट्री करता है। हिंदुस्तान में जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, जो सबसे कॉमन रास्ता है वो माओ से बच्चों में जाने का रास्ता, प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा होने के दौरान। उस दौरान हम इसीलिए हर प्रेगनेंसी में हर माँ को रिकमेंड करते हैं कि उसको एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का उसका जांच हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर तरुण। और डॉक्टर नीरज, अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से भी हम इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो आयुर्वेद हेपेटाइटिस के बारे में क्या जानकारी देना चाहता है? एक्चुअली ना, आयुर्वेद में इसका बहुत पूरा डिस्क्रिप्शंस है, जिसमें कि लगभग 8 तरह के डिसीजेस बताई हैं। तो उसमें एक यकृत भी आता है, यकृत दाल्योदर बोलते हैं, जिसमें यकृत के बढ़ जाता है, और एक उसी साथ में यकृत जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, वो भी आपका बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसी कंडीशंस दिखाती हैं। तो ये जो है उनका मेंशन किया गया। प्लस साथ में इसमें क्या है कि जैसे कि सर ने बताया कि ABCD इसकी बात चल रही है, ये एक वायरल हेपेटाइटिस है। इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस के काज होते हैं, जो अगर आप टॉपिक हेपेटाइटिस कह रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब बैक्टीरियल है और अमीबिक इन्फेक्शियस डिसीज़ भी होती है, और जो फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस होते हैं बहुत सारे, जैसे ड्रग्स हो गया, इस तरह की अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको हो गया, तो ये हेपेटाइटिस है। इन सब चीज़ों का जो है आयुर्वेद में भी पूरा डिस्क्रिप्शंस है। और जो हम जैसे बताया कि खाने में क्या होगा, पहले पेट में हल्का भारीपन लगने लगता है, उल्टी नाउजिया फील होती है, पेशेंट को कंप्लेन आने लगती है, नाउजिया होती है। लेकिन जो इन्फेक्टिव ओरिजिन वाले होते हैं ये बहुत सीवियर के साथ आते हैं, सीवियरिटी के साथ आएंगे। और जो ये होते हैं जैसे नॉन एल्कोहलिक हो गए, वो स्लोली आते हैं। और या जो फूड हैबिट से हम कभी देखते हैं कि कोई अगर ज़्यादा इंटेक ऑफ फैट ले रहा है या कोई अल्कोहल के साथ इंक्लूड कर रहा है, तो वो लॉन्ग रन में क्या करता है, उसके जो लीवर को डैमेज करता है और हेपेटाइटिस काज करता है। वहाँ पे भी स्वेलिंग के सिम्टम्स मिलते हैं। तो उनमें क्या है कि जो डाइटरी पैटर्न है उसको सही करके सही किया जा सकता है, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस, इसका भी पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, और उसको मैनेजमेंट के लिए भी बताया गया है। तो अगर आगे भी टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब आयुर्वेद में अगर आप पूछते हैं तो इसका कंप्लीट एक प्रॉपर चैप्टर डिस्कस है चरक संहिता में, और उसमें यकृत और स्प्लीन और उसके कॉम्प्लिकेशन, जब मतलब एसाइटिस हो गई, वो वहाँ तक का भी डिस्कशन है इसमें। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी और आयुर्वेद के नज़रिए से हम इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर तरुण, क्योंकि देखिए हमने प्रकार के बारे में तो डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने ये कहा कि बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा समझना ये भी ज़रूरी होता है कि एज ग्रुप क्या इसके लिए फिक्स होता है, या फिर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? बच्चों को अगर होता है तो कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर अगर बड़े बुजुर्गों की हम बात करते हैं तो उनके लिए कैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है? तो ये हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ये बड़ा सही समय चुना है आपने इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस समय दिल्ली NCR में एक तरह का मिनी एपिडेमिक आया हुआ है हेपेटाइटिस का, खासकर हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस A जहाँ तक हिंदुस्तान में सवाल है, वो नॉर्मली हम लोग 15 से 20 साल से 25 साल तक सब लोग एक्सपोज हो जाते हैं उस वायरस से। नॉर्मली जो हेपेटाइटिस A की समस्या होती है, और नॉर्मली यंग पेशेंट्स लोगों को होती है, अप टिल द एज ऑफ 20-25 ईयर्स मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग सभी लोग हेपेटाइटिस A से एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 99% ऑफ द समय आपको हेपेटाइटिस A तंग नहीं करेगा। सिर्फ 1% सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे ये सीवियर डैमेज कर सकता है लिवर को, जहाँ पे लिवर बदलने तक भी नौबत आ जाती है। ये चीज़ें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, इनको आप बचा नहीं सकते। अगर ये हो गया तो ये आप एक तरह का वही मानिए कि भाई आपका बैड लक था, यही बोल सकते हैं।
जहाँ तक हेपेटाइटिस ई का सवाल है, उसके संदर्भ में मैं एक बहुत खास जानकारी जो देना चाहूँगा, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ा ही घातक वायरस है। नॉर्मल लोगों के लिए ये सिर्फ 1% लोगों को दिक्कत करेगा, बट प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई अगर किसी लेडी को होता है तो ये 25% तक घातक हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ई इज़ वन थिंग जहाँ प्रेगनेंसी का ख्याल रखना, खासकर जो चाइल्ड बेयरिंग एज की विमेन है, हम उसका हमेशा एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कराते हैं, बिकॉज ये चीज़ प्रेगनेंसी में बड़ी घातक होती है। सो हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट वुमेन, हेपेटाइटिस ए यंग एडल्ट्स, हेपेटाइटिस बी और सी किसी भी एज पर हो सकते हैं। नॉर्मली उनके जो दिक्कत है, जो लक्षण लेट आते हैं, वो 40 से 50 साल की एज पे आपको दिखाई देते हैं। जैसे लिवर में खराबी आ गई, पेट में पानी आ गया, जॉन्डिस हो गया, मुंह से खून आ रहा है आपके, तो ये लक्षण 40 से 50 साल की एज में आते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज का जिक्र किया और आपने कहा कि बहुत ज्यादा डेंजरस उन औरतों के लिए हो जाता है, तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी कि अगर इसके सिम्टम्स पता करने हो प्रेग्नेंट लेडीज में खास तौर पे, और अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन प्रेगनेंसी से डिफरेंस कैसे हो जाता है? प्रेगनेंसी में कुछ खास तरह के बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, कुछ खास तरह की इस तरह की सेटिंग हो जाती है बॉडी में। जब ये वायरस बॉडी में जाता है तो लिवर में बहुत ज़्यादा डैमेज पैदा करता है। जैसे कुछ केसेस डेंगू के होते हैं। नॉर्मली डेंगू आपको 95% टाइम तंग नहीं करेगा, लेकिन 5% लोगों को सीवियर केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, जिससे कि बॉडी के सारे अंग पे असर आ जाता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस ई, प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं, कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं, जहाँ ये करीबन 20 से 25% महिलाओं को घातक लिवर में चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए हम ऑलवेज सलाह देते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में यूरिन का कलर आपको येलो दिखाई दे रहा है तो फौरन अपने डॉक्टर संपर्क कीजिए। हेपेटाइटिस ई का सबसे पहले टेस्ट कराइए, क्योंकि बाकी सारी लिवर की दिक्कतें प्रेगनेंसी में मैनेज हो जाएंगी। हेपेटाइटिस सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें फौरन ध्यान देना पड़ेगा, और हो सकता है कि कभी कभी हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़े, बिकॉज ये माँ के लिए घातक हो सकता है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरे भी क्या है कि ये नाभि के दोनों तरफ नल है, इनमें सूजन रहती है। ठीक है, आपके लिवर में सूजन है, आपका ये कहना है? हाँ जी, हाँ जी, सूजन है और भूख कम लगती है और थकान रहती है। और हेपेटाइटिस का वो टेस्ट तो नहीं करवाया मैंने कहा, लेकिन आपका एक प्रोग्राम आ रहा है ना टीवी पे, तो इसमें बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा है। ठीक है, आप हमारे साथ, ठीक है मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार डॉक्टर से भी पूछ लेती हूँ क्या आपको टेस्ट की वाकई जरूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे। और दोनों हम यानी कि एलोपैथी और आयुर्वेद के जरिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तरुण जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब, जहाँ तक इस तरह की दिक्कतों का सवाल है, इसमें एक लिवर का अल्ट्रासाउंड जो कि बड़ा ही कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इस सिचुएशन में हेपेटाइटिस ए और ई का जांच नहीं करते, क्योंकि ये दिक्कतें ऐसी हैं जो लॉन्ग समय से चल रही हैं, तो उसमें नॉर्मली हमको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की समस्या मिल सकती है। तो ये कॉमनली अवेलेबल ब्लड टेस्ट हैं जो आराम से किसी भी लैब में हो जाते हैं 200 से 300 रुपए के अंदर। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड 500 से 700 रुपए के अंदर कोई आपको अल्ट्रासाउंड में करके बता देगा कि लिवर में कोई सीरियस चोट तो नहीं पहुंच रही है। अगर लिवर की बीमारी का शक है तो मैं बोलूँगा ये 2 टेस्ट, एक रादर 3 टेस्ट, एक LFT, एक हेपेटाइटिस बी और एक हेपेटाइटिस सी और एक अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक जांच करा के आप अपने लिवर की एक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो अगर लिवर की बीमारी का शक है तो मेरे कहने का मतलब ये नाभि के दोनों तरफ वो होते हैं ना नल, हाँ, नाभि के दोनों तरफ दोनों साइड में वो मतलब फूले रहते हैं, मेरे सूजन सी रहती है उनमें। नहीं, ये हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं है। ये हो सकता है आंतों की कमजोरी, खाना पचने में कोई दिक्कत, ये उस चीज का लक्षण ज्यादा लगता है। खाना पचने से मेरे कब्ज वगैरह की शिकायत, ये हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं माना जाएगा। नॉर्मली इस तरह की समस्याओं में हम लिवर का जांच नॉर्मली एडवाइज नहीं करते हैं। लिवर के लक्षण अलग, थकान रहना, कमजोरी रहना, उल्टी का आना, भूख नहीं लगना, पेट में पानी आना, उल्टी तो आती नहीं है, लेकिन थकान जरूर रहती है। तो थकान की कई सारी वजह हो सकती है, बट यस, अगर लिवर की बीमारी का शक है तो जैसा आप दर्द की समस्या बता रहे हैं वो हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं माना जाता है। यानी मोहन जी, आपको जनरल फिजिशियन को पहले दिखा देना चाहिए और उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या नहीं। लेकिन जो लक्षण आप में नजर आ रही है हेपेटाइटिस के लक्षण नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन जी।